तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो दोस्तों चलो हो जाइए तैयार। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 सौर मंडल से संबंधित है, जो कि एक एपिसोड हो गया था। अभी लास्ट का एपिसोड बचा है, इसमें से कुछ रह गया है आधा, तो उसको आज करते हैं कंप्लीट और अपना नोट्स बनाएंगे और वन लाइनर लिखते चलेंगे जिस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब एनसीईआरटी है, केवीएस, सीटेट, DEET+B के लिए और ऑल कम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर में दिए गए हैं। तो आज चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आज कुछ करना पड़ता है वो अच्छे दिनों के लिए करना पड़ रहा है और ऐसा करके कुछ ना कुछ हासिल तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, तो लग जाइए, हो जाइए तैयार। चलिए, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उनको? उल्का पिंड। नेक्स्ट है कि दो पूर्णिमाओं के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है? दो पूर्णिमाओं के बीच में लगभग 30 दिनों का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, क्योंकि इसका परिक्रमण और घूर्णन काल दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन वाली बात आ रही होगी कि परिक्रमण क्या होता है और घूर्णन काल क्या होता है। तो चलो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो परिक्रमण काल है, इस काल को परिक्रमण काल के लिए परिक्रमण काल, वार्षिक गति या ऋतु परिवर्तन, अगर यहाँ से ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि परिक्रमण काल क्या होता है या आपसे बोल दे वार्षिक गति क्या होती है या ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, ये सारे के सारे परिक्रमण काल के कारण होते हैं। तो अब परिक्रमण काल यानी पृथ्वी का या चंद्रमा का अपनी दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों, मतलब यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण काल। क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, मतलब यहाँ पर ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाएगा परिक्रमण काल। ठीक है, क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल। और इस परिक्रमण काल से किन चीज़ों का निर्माण होता है? इन परिक्रमण काल से पृथ्वी पर, चंद्रमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब चंद्रमा के लिए भी परिक्रमण काल है ये, बट पृथ्वी के लिए परिक्रमण काल, अगर परिक्रमण काल चलता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, सर्दी, गर्मी, बसंत, शरद, ये जो बातें होती हैं ये किसके कारण होती हैं? परिक्रमण काल के कारण होती हैं, वार्षिक गति के कारण होती हैं, ऋतु परिवर्तन काल के कारण होती हैं। और ये आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक परिक्रमा करना कितना समय लेती है? लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45 मिनट और 48 सेकंड लेती है। दोबारा सुन लेंगे, 365 दिन, 5 घंटे 45 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है, इतने दिन में ये अपना एक परिक्रमण काल यानी एक साल का काम पूरा करती है। ठीक है, तो अब बात आती है, दूसरा ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। और दूसरा आता है घूर्णन काल। घूर्णन काल क्या होता है? यानी कि जब कोई भी पिंड या एस्ट्रोनेट या प्लेनेट जब अपनी अक्ष होती है, अपना पोल होता है, उसके चारों तरफ जो गति करते हैं, घूर्णन काल के लिए दैनिक गति भी बोलते हैं, घूर्णन गति भी बोलते हैं। सपोज दैट जैसे कि पृथ्वी है यानी अर्थ है, अर्थ अपने अक्ष पर घूमना, उसके अपने पोल पर ही घूमना क्या कहलाएगा? अपने पोल के चारों तरफ ही घूमना घूर्णन गति कहलाती है। और पृथ्वी जो घूमती है, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर घूमती है और यह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अगर घूर्णन काल की बात करी जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, अब बात चल रही थी किसकी? बात चल रही थी, कहने का मतलब बात चल रही थी चंद्रमा की।
चंद्रमा की जो बात चली थी चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, क्या है चंद्रमा? प्राकृतिक उपग्रह है। और जो इसका जो होता है प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, 27 दिन और 8 घंटे में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, चलो आगे ये मैंने बता दिया। और हाँ, ये बात क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ग्रह चांद को ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। और बात आती है कि यहाँ पर इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिलेनोलॉजी लिख लेंगे। इसके अध्ययन को हम सिलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेनोलॉजी, सिलोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे। इसके अध्ययन को क्या, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिलोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको लिख लेंगे कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/8। 1/8 होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के इसका जो द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/8, यानी कि 1/8वां भाग। और व्यास कितना होता है? ये तो है इसका द्रव्यमान। क्या है ये? इसका द्रव्यमान। ये इसका द्रव्यमान है। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका 1/8वां भाग क्या है? इसका द्रव्यमान। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना होता है? यानी कि इसका डायमीटर पृथ्वी, इसका व्यास लिख लेंगे इस चीज को। व्यास जो होता है इसके पृथ्वी के व्यास का 1/4। ठीक है, 1/4। 1/4 होता है इसका व्यास। द्रव्यमान होता है 1/8। ठीक है, और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/8 भाग। चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है, चंद्रमा की जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 भाग। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1/6 भाग का क्या मतलब हुआ? सपोज दैट कि यहाँ पर पृथ्वी पर कोई भी चीज जैसे कि कितने की है? 64 किलोग्राम की है, तो चंद्रमा पर वो कितनी होगी? तो चंद्रमा पर होगी 6 9 जा 54। तो कितनी होगी वहां पर जाके चंद्रमा पर? वो 9 किलो की होगी। चंद्रमा पर कितने केजी की होगी? 9 केजी की। यानी कि इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स होता है। कितना? 1/6 टाइम, यानी 1/6 टाइम भाग होता है इसका। यहाँ पर कोई वस्तु सपोज दैट की 60 केजी की है, तो चंद्रमा पर वो कितनी होगी? चंद्रमा पर उसका भार जो होगा, उसका वेट होगा इसका ऑफ एंड मल्टीप्लाई 1/6। 1/6 का मतलब 10 किलो की। चंद्रमा पर वो वस्तु कितने की होगी? 10 किलो की। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई, यानी कि इसका जो द्रव्यमान होता है 1/8 होता है द्रव्यमान। कितना बताया था? 1/8 द्रव्यमान बताया था मैंने। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल और जो डायमीटर बताया था, डायमीटर 1/4 बताया था। पृथ्वी के डायमीटर से इसका डायमीटर कितना होता है? 1/4। द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8वां भाग, 1 टाइम्स। अच्छा, इसका होता है, और इसका जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे। और जो पृथ्वी पर, सॉरी, चंद्रमा पर प्रकाश आने पर, पृथ्वी पर इसका चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लेता है? 1 मिनट, 1 मिनट कितने सेकंड? 28 सेकंड। तो मैं आपको बताऊं, यानी कि 60 मिनट ये हो गए और 28 मिनट सेकंड ये मिनट हो गए, तो कितना? यानी कि 6 to 80 यानी कि 90। तो लगभग मान के चलते हैं कि कितना? 88 हो गया ना, 88 यानी 90 सेकंड के समथिंग लेके चलते हैं ना, 88 सेकंड मान के लेके चलते हैं, यानी कि 1 मिनट और 28 सेकंड में क्या आता है? पृथ्वी पर इसका प्रकाश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ये चीज़ें जो मैंने आपको ये बता दी हैं। ये एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, उनका नाम क्या था?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पता तो होगा ये बात, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर क्वेश्चन बात आती है कि 21 जुलाई कब रखा था? 21 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जुलाई 1969, ये पूछ लेता है डेट, ये ध्यान रखेंगे। और जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। ये है एडविन एल्ड्रिन, यानी कि दूसरे व्यक्ति। इन्होंने कब रखा था चंद्रमा पर कदम? इन्होंने रखा था 21 जुलाई 1969, मतलब दोनों ने, ये डेट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एडविन एल्ड्रिन ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर। अब यहां से क्वेश्चन एक और आता है कि चंद्रमा का पहला अंतरिक्ष यान, भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चंद्रयान, चंद्रयान फर्स्ट। कब भेजा था? 208 में। कब भेजा था? 208 में। भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया था, उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट, और 208 में। ये चीजें ध्यान रखेंगे बस, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहां से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पुरुष कौन है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर लाइका। तो थोड़ी सी बात दोस्तों, ज़्यादा नहीं मैं आपका टाइम लूँगा, थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, इनको लिख लेंगे। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की ओर असीमित और अनंत आकाश दिखाई देता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी होती है, वायुमंडल होता है, इससे बाहर निकलने के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ हो, वहाँ पर क्या नहीं होती, वायु वगैरह नहीं होती। और वहाँ पर क्या है, यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता, जिसके कारण वहाँ हर एक वस्तु क्या होती है, तैरती हुई दिखाई देती है। सही है, हर एक वस्तु क्या होती है, तैरती है, दिखाई देती है। और आपने ये भी देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों के बाल हमेशा कैसे हैं? आपने सुनीता विलियम्स का भी फोटो चित्र में देखा होगा कि उनके बाल हमेशा क्या रहते हैं, खड़े से रहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ वहाँ पे टिके हुए नहीं रह सकती, और टिकने के लिए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बांध कर रखना पड़ता है। अब बात आती है कि अंतरिक्ष से जमीन, पृथ्वी को देखने में कैसी दिखाई देती है। तो वहाँ पर सिर्फ हम अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी का क्या क्या देख सकते हैं, जमीन और पानी ही देख सकते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्री, अब बात आती है कि अगर ऐसा कुछ है तो अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए क्या लेके जाते होंगे अपने साथ में? तो वो अपने साथ जो लेके जाते हैं, एक ट्यूब में भरकर ले जाते हैं, पेस्ट वगैरह, इन चीज़ों को वहाँ पे खाते हैं। और यहाँ इतनी ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, पर अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष कौन था? आपने देख लिया, यूरी गागरिन था। अब बात आती है कब गए थे यूरी गागरिन, कहाँ के हैं ये यूरी गागरिन, ये लिख लेंगे। ये रूस के निवासी हैं दोस्तों। कहाँ के? रूस के निवासी हैं यूरी गागरिन। कब गए थे? 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में। यूरी गागरिन 1961 लिख लेंगे, 1961। ओके, 1961 में ये यूरी गागरिन गए थे। अब बात आती है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंतिका तेरेस्कोवा, ये भी रूस की थी। वेलेंतिका तेरेस्कोवा, तेरेस्कोवा, वेलेंतिका तेरेस्कोवा, ये भी कब गई थी? ये भी रूस की हैं, और ये गई थी 1963 में। कब गई थी? 1963 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? ये आपको नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ये है राकेश शर्मा जी। और राकेश शर्मा कब गए थे? ये राकेश शर्मा गए थे 1984 में, ठीक है, 1984 में गए थे ये। और वेलेंतिका तेरेस्कोवा रूस की हैं, कब गई थी? 1963 में गई थी, 1963 डाल लेंगे, 1963 में गई थी। और यूरी गागरिन कब गए थे? यूरी गागरिन गए थे 1961 में। ध्यान रखेंगे इन बातों को, मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला लिख लेंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कल्पना चावला कौन है? कल्पना चावला। अब ये कब गई थी कल्पना चावला? 1997 में गई थी। कब गई थी? 1997 में गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन दूसरा एक बनता है कि
सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष में चलने वाली महिला कौन है? सबसे ज़्यादा बार चलने वाली, तो उनका नाम है विलियम, यानी सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स। कौन है दोस्तों? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। अब ये कितनी बार? 7 टाइम्स। ध्यान रखेंगे कितनी बार, अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में चलने वाली कौन सी महिला, तो सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं। कितनी बार चली थी? 7 टाइम्स चली थी। ठीक है। दूसरा, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली कौन सी महिला है, वो भी यही है, सुनीता विलियम्स। कितने दिन बताए इन्होंने? 321 दिन। और कितने घंटे? 17 घंटे आवर और 15 मिनट। ये अलग से जानकारी है जो मैंने आपको दी है, इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। और बात आती है यहाँ पर, किस अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन है? लाइका। और लाइका कौन था? ये लाइका क्या नाम है इसका? ये कुत्ता था, लाइका कुत्ता। लाइका कुत्ता कब गया था? 1957 में गया था। कब गया था? 1957 में। ठीक है दोस्तों। चलो अगला देखते हैं। गुनगुन चांद पर जाने के लिए तैयार है। वेरी गुड। उसका भार कितना है? 54 किलोग्राम। ओके। वह सोचती है कि चांद पर उसका भार कितना होगा। अब मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, बताइए, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का सॉरी इसका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। तो वहां भार की तो बात आ रही है, जब यहाँ इसका भार इतना है तो वहां कितना होगा? तो कितना होगा? अभी उसका वेट कितना है? इतना है। और यहाँ पर इसका वेट, इसका वहां पर पृथ्वी का कितना होता है? 1/6। तो कितना हो जाएगा? 9 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 9 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? 9 किलोग्राम। क्यों? कि इसका द्रव्यमान, इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है, 1/6। और द्रव्यमान कितना होता है? 1/8। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान 1/8 होता है। और व्यास 1/4, ये ध्यान रखेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन, ये कहना चाह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। जी का मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि वह जहाज को इतनी जोर से ऊपर फेंके कि जहाज वापस पृथ्वी पर लौट कर ना आए। तो डोरेमोन जियान को किस गति के यानी किस वेग से फेंकेगा ताकि वह वापस नहीं आए। तो वो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना किस गति से जानी चाहिए। यानी कि पृथ्वी से किसी चीज़ को हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, अपने उपग्रह भेजते हैं, किस गति से भेजते हैं? वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी सेकंड के हिसाब से, एक 1.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई वस्तु जब यहाँ से जाएगी तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसकी जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? आप भी जानते हो, मौसम संबंधी ये है, भविष्यवाणी के लिए, दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण और संचार के लिए हम अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 21 जून को होता है, 21 जून को होता है, क्या होता है? ग्रीष्म आयन। अब बात आती है, सर ये ग्रीष्म आयन चीज क्या आ गई? तो आयन चीज आ गई ग्रीष्म आयन 21 जून को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब ग्रीष्म आयन क्या होता है, और मैं इन आयनों के बारे में जरा सी थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपको। तो आयन के बारे में क्लियर बात कर देता हूँ, जब आप बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर दोस्तों एक बात और रह गई थी, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को रखेंगे, भूल क्या गया था, दिमाग से उतर गई थी। ये कहने का मतलब यहाँ पर कि 11 पॉइंट यानी कि जी के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। जो 9.8 मैंने अभी बताया था आपको, ये तो बात बिल्कुल सही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम किसी वस्तु को यहाँ से भेजेंगे तो वो वस्तु क्या अंतरिक्ष में चली जाएगी। वेरी गुड। तो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। बिल्कुल बात सही है। चलो ठीक है। तो यहाँ से दो एक क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, उन चीज़ों को जरूर नोट डाउन करेंगे दोस्तों। कि यहाँ पर कहते हैं
देखो भूमध्य रेखा जो इक्वेटर रेखा होती है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर रेखा बोलते हैं और विषुवत रेखा बोलते हैं। बात लिख लेंगे, इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, बात एक ही है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा अगर ये है तो इस यहाँ पर जी का मान सबसे कम होता है। ये ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटी यानी सबसे ज़्यादा गुरुत्व त्वरण जी का मान यानी कि का मान सबसे कम कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा कम होता है भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे कम मान सबसे। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का बल जो होगा वो ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, वो होगी ध्रुवों पर यानी पोलों पर। कहाँ पर होगी, ध्रुवों पर। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे, कहाँ पर, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज़्यादा, कहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, पोलों पर। और सबसे कम या में इक्वेटर पर। कहाँ पर, जो ये ग्लोब है, यहाँ देखो ये क्या है, ग्लोब है। और ये जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो इक्वेटर रेखा है, ये विषुवत रेखा जो है, इस विषुवत रेखा पर तो होगा सबसे कम। और जो हमारे पोल हैं, ये जो पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन पोलों पर क्या है, सबसे सबसे ज्यादा होगा। और सबसे कम जो है हमारी विषुवत रेखा जो इक्वेटर रेखा है, इस पर सबसे कम। और पृथ्वी, और ये दिमाग में आ गई। और ध्रुवीय व्यास जो होता है तो हो ये व्यास तो सबसे ज़्यादा हो गई होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे और अपने उनमें लिख लेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, बात चल रही थी वहाँ पे आयनन की, तो मैं चलो आयन की बात करता हूँ। आयनात क्या होता है, ग्रीष्म आयनात, है ना। तो ग्रीष्म आयनात क्या होता है, तो ग्रीष्म आयनात क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रीष्म आयनात जो होता है ये किस जून को होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख रखा है। ठीक है, आगे होता है आयनात, सूर्य का पृथ्वी के कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकना। बस ध्यान रखेंगे, सूर्य का पृथ्वी के कर्क रेखा या बोलो मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकना आयनात कहलाता है। आयनात दो होते हैं, उत्तरी और ग्रीष्म आयनात और दक्षिणी शीत आयनात, यानी कि ये पोल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो सपोज दैट कि ये पोल है। अब ये जो पोल है, ये पोल है, यहाँ पर वो कह रहा है कि कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधे लंबा चमकना। और कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तो है नहीं कि यहाँ पर एक ही गोलार्ध में है कर्क रेखा और मकर रेखा, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जो हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे। देखो सपोज दैट कि ये जो है ये एक पृथ्वी है। ठीक है, क्या है, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर ये जो, दोबारा देखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया, ये पृथ्वी है, हो गया, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ये सोचना दोस्तों, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कितना है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री, ये क्या हम विषुवत रेखा इक्वेटर रेखा होगी। ठीक है दोस्तों, अब विषुवत या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर रेखा सबको एक बोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया इधर वाला। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री। तो मैंने बताया था सबसे मतलब कम यहाँ पे सबसे कम होगा, ग्रेविटी फोर्स सबसे कम यहाँ पे होती है, मैंने बताया था। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री, उत्तरी और दक्षिणी यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर जो ये वाली जो रेखा आएगी यहाँ पर 23.5 डिग्री जो आती है, ये कर्क रेखा होती है, उत्तरी कर्क रेखा। क्या बोलेंगे उसको, उत्तरी कर्क रेखा बोलेंगे। सही है, उत्तरी कर्क रेखा बोलेंगे इसको। और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो होगा 66/1/2 डिग्री दक्षिणी उत्तरी ध्रुव होगा, ये उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, और यहाँ तो ये तो आ गई कर्क रेखा, क्या आ गई, ये कर्क रेखा की बात आ रही है। ये इक्वेटर हो गई, ये वाली जो रेखा गई ये कर्क रेखा की गई, कितनी, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा उत्तरी
ठीक है, उत्तरी। अब बात आती है ये इक्वेटर से जब नीचे वाली जो रेखा जाएगी, ये वाली जो होगी, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री होगी, और 23.5 डिग्री कितनी होगी, दक्षिणी मकर रेखा, यानी कि साउथर्न मकर रेखा होगी, दक्षिणी मकर रेखा, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री जो होगा वो होगा आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है, हाँ, तो ये बात चली थी कि ग्रीष्म आयनात क्या होता है, 21 जून को ग्रीष्म आयनात होता है, ठीक है। तो बात आ रही थी कि कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधा लंबा चमकना आयनात कहलाता है, और ये ग्रीष्म में होगा, और मतलब अगर गर्मी की बात करी जाएगी तो उत्तर में होगा, गर्मी के समय में होगा ये ग्रीष्म में, ठीक है, और सर्दी में होगा ये दक्षिण में, दक्षिणी आयनात, और 21 जून को ही होगा, ठीक है दोस्तों। और बात आती है दूसरे वाला, मैं आपको और बता देता हूँ कि ये 21 जून को होता है, और यहीं पर एक बात और, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, उत्तरी जो उत्तरी है ना, ये वाला सिस्टम, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 21 जून को, क्या होगा, 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु क्या हो जाती है, गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है। और बात आती है दूसरी वाली बात कि दक्षिणी शीतायन क्या होता है, दक्षिणी शीतायन होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को दक्षिणी शीतायन होता है। और जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर, मैंने बताया था अभी, यानी साउथ वाली बात है, सूर्य मकर रेखा पर लंबक चमकता है, और उसको दक्षिणी शीतायनात कहते हैं, और 22 दिसंबर को ये चीज होती, ध्यान रखेंगे। और उस अब जब सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को ही होगा, कब होगा, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को रात छोटी होती है, दिन लंबा होता है, और ये कब होगा, यानी कि दक्षिण, इसमें कौन से पोल में होगा, यानी कि जो दक्षिणी हमारा पोल होता है, यानी मकर रेखा की तरफ, ठीक है। और यहाँ से एक बात क्वेश्चन आता है, इसको लिख लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि वह कौन से देश है जहां पर, सपोज दैट, चलो वो क्वेश्चन छोड़ो, मैं अभी लिख ही लेंगे, पूरा फैक्ट लिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और अर्जेंटीना, ये दक्षिणी, यानी कि ये कितने किस में पड़ते हैं, ये इस वाले मकर रेखा साइड में पड़ते हैं, यानी दक्षिणी अफ्रीका इसमें तो पड़ेगा अपना। तो ये क्या है, इक्वेटर रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। तो मकर रेखा के आसपास जो जितने देश पाए जाते हैं, तो मकर रेखा के पास ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, दक्षिण अफ्रीका पड़ गया, अर्जेंटीना पड़ गया, है ना। और ये दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं जिसमें गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो यहाँ से पूछाएगा कि वह कौन सा देश है जिसमें कि गर्मियों में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। और अधिकतर अपने तो एशिया में कब आता है, मतलब कि सर्दी में आता है। तो वहाँ ऐसा कौन कौन से देश हैं जिसमें कि गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, और दक्षिण अफ्रीका हो गया। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है दोस्तों। चलो आगे लेके चलते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर समझाने में बहुत टाइम निकल जाता है ना। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है दोस्तों। इसीलिए तो वहाँ बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी का छोटा वास्तविक रूप क्या कहलाता है, ग्लोब। दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर, ये समझाऊंगा। 4 मिनट का अंतर होता है, तो दोनों साउथ मतलब कि नॉर्थ और साइड, मतलब कि सिक्किम और गुजरात के अंदर दोनों अंतर कितना हो जाएगा, मिनट का निकालना, थोड़ा टाइम कम है दोस्तों, इसलिए, है ना, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। थोड़ा इस समय वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए। अगर रूस के लोग सीधे खड़े होंगे तो उसके सापेक्ष किस देश के लोगों का उल्टा हो खड़े होंगे। देखो ये कह रहा है रूस के लोग, रूस कहाँ, कर्क रेखा का इधर आसपास है, हमारे एशिया में है ना, यूरेशिया बोलते हैं इधर, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, उसके सापेक्ष उल्टे ही तो होंगे भाई। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, हमारे मकर रेखा की तरफ है, और रूस कहाँ है, हमारा एशिया की तरफ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है ना। ये दक्षिणी गोलार्ध की साइड में, तो हम उसके सापेक्ष तो उल्टे ही होंगे। आगे कह रहा है यमोत्तर रेखा कहाँ पर होती है, लंदन से यमोत्तर रेखा, यानी कि हमारा ग्रेट, यहाँ से समय का निर्धारण होता है। चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी, तो मैंने बताया था 1 मिनट 28 सेकंड, मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था ये वाली बात। आगे कह रहा है को पृथ्वी की परत के नीचे में पाया जाता है क्रोड, पूरी समझाता खोल कर इसको, पर अभी थोड़ा समय कम है। पृथ्वी की परत के सिलिका में एल्यूमिनियम जैसी खनिज पाए जाते हैं, कहाँ, परपटी में, भूपरपटी में, है ना। चट्टान को प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान। थोड़े से मैं इसके बारे में चलो जल्दी से बता दूं बस।
तो ये वाली बात थोड़ा सा देख लेंगे, यानी कि चट्टानों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया है तो इसलिए। चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिख लेंगे कि किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी बात सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चट्टान क्या होती है? चट्टान कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की चट्टानों से जो पृथ्वी की सतह है चट्टानों से बनी हुई है, सबको पता है। ये चट्टानें खनिज से बनी हुई होती हैं। चट्टानें कैसे ठोस और अलग अलग रूप में अलग अलग आकार की होती हैं, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे बात आती है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानें होती हैं दोस्तों 3 प्रकार की। नंबर 1 लिखेंगे आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। नंबर 2 अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। नंबर 3 कायांत्रिक चट्टान, कायांतिक कायांत्रिक चट्टान। ठीक है, समझ जाएंगे, मैं बोल तो रहा हूँ, बस इस चीज़ को लिख लेंगे। बोल के तो मैं बोल ही रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिख नहीं पाता ढंग से तो थोड़ा लिख, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ अपनी उससे। ठीक है, अब लिख लेंगे। अब बात आती है नंबर 1 में, मैं आपसे बात करता हूँ अग्नि चट्टान कौन सी होती है। अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। अग्नि, ध्यान रखेंगे, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं? अग्नि चट्टान को। अब इसमें इसका मतलब, इसमें कौन क्या क्या चीज़ होती है इसमें? अग्नि चट्टान का मतलब होता है जब हमारा जो वॉल्केनो होता है, हुआ था, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं उसके अंदर से जो मैग्मा निकलने के बाद ठंडा जो हो गया, उससे बनी चट्टानें ये हमारी प्राथमिक अग्नि चट्टानें कहलाते हैं। और समझे, और इसकी जो उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों को, सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ है, अग्नि चट्टानों का हुआ है, प्राथमिक चट्टानों का हुआ है। और ये ध्यान रखेंगे, इस चट्टान में क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। वो क्या है कि किस चट्टान में क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो जीवाश्म किस चट्टान में नहीं पाए जाते? वो आग्नेय चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते आग्नेय चट्टानों में, प्राथमिक चट्टानों में। बाकी जो 2 चट्टानें बची हैं, है ना, बाकी जो 2 चट्टानों का निर्माण इन्हीं चट्टानों, जो बाकी 2 चट्टान बची हैं उनका निर्माण सिर्फ इसी चट्टान से हुआ है ना, आग्नेय चट्टान से। और इसीलिए इस चीज़ को प्राथमिक पहली चट्टान कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है मैं आपको थोड़ा सा लिख लेंगे, बेसाल्ट, बेसाल्ट इसी का उदाहरण है। डोलोराइट, डोलेराइट। और एक दोस्तों मैग्नेटाइट लिख लेंगे, मैग्नेटाइट। ठीक है, इन चीज़ों को लिख लेंगे, मैग्नेटाइट। ये 3 तरह के, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट और मैग्नेटाइट, ये ध्यान रखेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अवसादी चट्टान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। अवसादी चट्टान, ये अग्नि चट्टानों से चटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो गई हैं। मैंने बताया ना, प्राथमिक चट्टान इस बनी तो इसी से ही है, पर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते अग्नि चट्टान में। और ये अवसादी चट्टान जो है इसी के चटकने टूटने से बनी है, जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। दूसरी जगह जाकर जम जाना, इकट्ठ हो गए वहाँ से, अलग जाके जम गई, तो उसको हम, इसका निर्माण हुआ तो इसी से, पार्थिव चट्टान से है। ठीक है, पर इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसकी परत में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। इसकी पर ये लिखेंगे किस परत में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं इसी चट्टान में, यानी कि इसी का मतलब है अवसादी चट्टान में। ठीक है, और अब यहाँ यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा का, अब मतलब जीवाश्म का, जब जीवाश्म पाए जाएंगे तो जीवाश्म से क्या चीज बनती है? कोयला। क्या बनता है? कोयला। कोयला इसी से बनता है, पेट्रोल इसी से बनता है ना। कोयला, पेट्रोल इन्हीं चट्टानों से बनता है। और इन चट्टानों को कौन कौन से उदाहरण है चट्टानों को? जैसे कि सेल, है ना, शेल, चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। और चौक, कौन सा? चौक। और डोलोमाइट। ठीक है, ये इसी चट्टान के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर है कायांत्रिक चट्टान या रूपांतरिक चट्टान। ठीक है, कायांत्रिक चट्टान अवसादी चट्टानों के रूप के संगठन से परिवर्तित होकर ये, इन्होंने अपना कायाकल्प कर दिया, यानी कि दूसरे में बदल गई, तो कायांत्रिक चट्टान हो गई। ये कठोर, ये देखेंगे बस, कौन सी चट्टान कठोर होती है? तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, ये जो चट्टान होती है कायांत्रिक चट्टान, ये कठोर चट्टान होती है, इसमें क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते।
सिर्फ जीवाश्म एक में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में। ध्यान रखेंगे, पार्थिव चट्टान में नहीं पाए जाते, जिसमें अग्नि चट्टान होती है जीवाश्म नहीं पाए जाते, कायांत चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब बहुत हो गया, अब समझाने के लिए काफ़ी है। आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है वो क्या, सेल तो बताया, चूना पत्थर संगमरमर, ग्रेनाइट, ये क्या कायांतिक रूप क्या है, ग्रेनाइट, नीस और बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट। मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। जिन मानचित्रों के रूप में विशेष जानकारियां मिलती हैं उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। सॉरी, तो नमस्कार दोस्तों, बस हमारा जो वीडियो हो यहीं तक है आज। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेहनत थोड़ी सी भी मेहनत लग रहा है दोस्तों, देखो एक बात एक मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके लाइक सब्सक्राइब खूब अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो दोस्तों वैसे समझाने में मैंने भी कसर नहीं करी है। और प्लीज़ अगर आपका कुछ चाहता नहीं, हमारा मोटिवेशन बन जाता है, प्लीज़ लाइक और शेयर। तो 3 चीज़ें मैं आपसे मांगता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज़। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखना है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने भी देखा होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो फैक्ट्स मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूँ, इससे अलग ही फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ फैक्ट नहीं है, इससे अलग कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो करते हैं। ठीक है, नमस्कार अगेन। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, प्लीज़। और कुछ भी अगर ऐसा भी है, सुनो एक मिनट, अगर इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ नया है, कमेंट, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ कमी भी अभी हो रही है इस वीडियो में, या अभी और कुछ नया कंटेंट दीजिए, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर।